हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखते हैं। हमें ये पता है कि आपके लिए वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई सबसे बेहतर क्यों हुआ करती थी। उन्हीं खूबियों को समेटे हुए हम आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस लेके आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देर किस बात की। अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं और स्पेशली आप कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं, तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके लिए ये सुनहरा मौका लेके आया है। आप हमसे जुड़िए। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए कॉस्ट अकाउंट के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, समाधान विवरण, वैसे तो इसका पूरा नाम है लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। मैं इसके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एक व्यवसाय होगा, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का ही पालन करते हुए हम फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक दोनों बनाएंगे। तो जब एक ही व्यवसाय के संदर्भ में ये दोनों पुस्तकें रखी गई तो दोनों के परिणाम एक होने चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम ये देखेंगे कि दोनों के द्वारा बताए गए परिणामों में अंतर होगा। तो उन अंतरों का हमें समाधान ढूंढना है कि आखिर ये अंतर हुआ तो क्यों हुआ। हम किसी एक बुक के प्रॉफिट को आधार मानकर चलेंगे तो दूसरी बुक का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो कल हमने क्वेश्चन आधार माना था, कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को आधार माना था, और अक्षरशः आपको वो नियम याद भी होंगे कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, फिर मैंने कहा था कुछ चीज़ें जुड़ेंगी और कुछ चीज़ें घटेंगी। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा होगी तो जोड़ देंगे और कॉस्ट बुक में कम होगी तो घटा देंगे। जो दोनों जगह दिख रहा है उसकी तुलना करने पर यह होगा। और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक है तो तुलना करने पर उल्टा चलेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट बुक में ज़्यादा रहेगा तो घटाएंगे और कॉस्ट बुक में कम रहेगा तो जोड़ेंगे। और मैंने ये कहा था कि अगर कोई चीज़ें केवल एक पुस्तक में ही दिखी है, चाहे वो कॉस्ट बुक में दिखी हो या फाइनेंशियल बुक में दिखी हो, स्पेशली वो फाइनेंशियल बुक में ही दिखेगी, तो अगर व्यय या हानियाँ हैं तो घटा देंगे, आय या लाभ हैं तो जोड़ देंगे। और अगर वो दोनों पुस्तकों में कहीं भी नहीं दिखे हैं तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उन्हें कहीं नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लाभों पर कोई असर नहीं छोड़ा था। वैसे ही हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे और मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाया था। लेकिन अब आज अभी आपके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को आधार माना जाएगा और कॉस्ट बुक के प्रॉफिट हमें निकालने होंगे। तो ये सब कुछ जो नियम मैंने भी बताया उल्टा हो जाएगा। बस आपके दिमाग की यहाँ पे पावरफुल स्ट्रेंथ देखनी है कि आप कितना जल्दी किस चीज़ पर रिएक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप दोबारा याद करो और चाहो तो जितने नियम आपने पढ़े उसी को पलट दो। मैंने ये कहा था कि बेसिकली हम कॉस्ट बुक को आधार मानते हैं तो हमें फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ हम फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को आधार मानेंगे तो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट मिलेगा। तो जो चीज़ें अभी तक घटाते थे वो चीज़ें जोड़ देंगे और जो चीज़ें जोड़ते थे वो घटा देंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था दोनों बुक के प्रॉफिट दिए होंगे
तो किसी एक बुक के प्रॉफिट को आधार मानेंगे तो कोई दूसरा बुक का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। यही तो समाधान विवरण होता है। ठीक, कैसे, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2। मैं एक एक नियम आपको एक स्पेशली क्लियर करता जाऊंगा, फिर से जान लीजिए। मैंने ये कहा कि हम रिकॉन्सिलिएशन क्यों बनाते हैं। कोई एक व्यवसाय होगा और उस एक व्यवसाय में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम दो पुस्तकें रखेंगे, फाइनेंशियल बुक भी और कॉस्ट बुक भी। और दोनों बुकों के द्वारा दिखाए गए प्रॉफिट सेम होने चाहिए। लेकिन प्रायः हम देखेंगे कि दोनों बुकों के द्वारा दिखाए गए प्रॉफिट सेम नहीं होंगे, उनमें पर्याप्त अंतर होगा। और अगर उनमें अंतर है तो ये अंतर किस कारण से है, हमें वही कारण जानना है। इसीलिए हम समाधान ढूंढते हैं। और मैंने ये कहा था हम किसी एक बुक के प्रॉफिट को आधार मानेंगे और किसी दूसरे बुक का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो कल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने कॉस्ट बुक को आधार माना था और फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट हमें मिल गया था। आज जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है उसमें केवल फाइनेंशियल बुक की ही सूचना होगी, तो हम फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को आधार मानेंगे और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट हमें मिलेगा। लेकिन कल जितने भी नियम हमने पढ़े थे वो सारे उलट जाएंगे। मतलब कल जितनी चीज़ें जुड़ रही थी आज वो घट जाएंगी और जो चीज़ें घट रही थी वो जुड़ जाएंगी। और सॉरी टू से बेटा, आज की इस क्लास को बेहतर से बेहतर समझने के लिए आपको कल की क्लास क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो सॉरी, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक, इलस्ट्रेशन 2। एक कंपनी के वित्तीय लेखों में 49,750 रुपये का लाभ दिखाया गया। निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। मतलब केवल फाइनेंशियल बुक की बात की गई है। लागत लेखानुसार उपरिव्यय 8,500 रुपये अनुमानित थे, जबकि वित्तीय लेखानुसार साल भर के 7,000 रुपये दिखाए गए। वित्तीय लेखों में संचालक की फीस 2,000 रुपये दर्शाई गई। संदिग्ध ऋणों के लिए कंपनी ने 5,000 रुपये का प्रावधान आदेशित किया। वर्ष भर कार्य नई फैक्ट्री में हुआ तथा खर्च 30,000 रुपये का रहा। वित्तीय लेखों में 6 माह का 5% वार्षिक की दर से ह्रास का प्रावधान कर दिया गया। बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज 360 रुपये। वर्ष में अंश हस्तांतरण फीस 1,000 रुपये प्राप्त हुई और आयकर के लिए प्रावधान 15,000। ऊपर दिए गए आंकड़ों से समाधान विवरण तैयार करते हुए लागत लेखों के लाभ ज्ञात कीजिए। तो कल के क्वेश्चन से हमें उल्टी चाल चलनी होगी। कल कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को आधार मानकर हम फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट पाए थे। आज हमें फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को आधार मानकर कॉस्ट बुक का प्रॉफिट निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ठीक, आइए। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन 2। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, इलस्ट्रेशन 2। पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। कल हमने कॉस्ट बुक को आधार माना था, आज हमें किस बुक को आधार मानना होगा? फाइनेंशियल बुक को। क्यों? क्योंकि केवल उसी की ही सूचना दी गई है। फिर कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ चीज़ें घटेंगी और अंत में आके हम पहुंचेंगे कहाँ? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। क्लियर? चलिए, तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जब भी हमें रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा दोनों बुक के प्रॉफिट की बात की जाएगी। किसी एक बुक का प्रॉफिट दिया है तो दूसरे का मिल जाएगा या दोनों का दिया होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कंपनी के वित्तीय लेखों में 49,750 रुपये का लाभ दिखाया गया।
तो फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट थे 49,750 रुपये। ये रहा फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट। अब हम कुछ चीज़ें जोड़ेंगे और कुछ चीज़ें घटाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कल के नियमों से उल्टी चाल चलनी है। कल कम को कम करते थे, ज़्यादा को ज़्यादा करते थे कॉस्ट बुक में। आज कम को ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा को कम करेंगे। कल क्लोजिंग स्टॉक उल्टा चलता था, आज क्लोजिंग स्टॉक सीधा चलेगा। देखिए, लागत लेखानुसार उपरिव्यय 8,500 थे, ये कॉस्ट बुक की सूचना है, और वित्तीय लेखानुसार 7,000 थे। तो कॉस्ट बुक में 1,500 रुपये ज़्यादा थे। तो कल का नियम क्या था? कॉस्ट बुक में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो जोड़ देते थे, यहाँ घटा देंगे। ठीक, यहाँ घटा देंगे। ओवरहेड, ओवरचार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवरचार्ज इन कॉस्ट बुक, या आप लिख सकते हो अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। दोनों बात एक होती है। 1,500 रुपये। कहीं कोई दिक्कत? फिर से जान लीजिए भाई, दोनों जगह का दिया हुआ है तो हमने तुलना कर लिया। तुलना करने के बाद कॉस्ट बुक में ज़्यादा होता था तो जोड़ देते थे, कम होता था तो घटा देते थे। यहाँ ज़्यादा है तो घटा दिया, क्योंकि उल्टा चलना है। लागत लेखानुसार उपरिव्यय 8,500 रुपये अनुमानित थे, और कॉस्ट फाइनेंशियल बुक के अनुसार 7,000 रुपये थे, तो फाइनेंशियल बुक में कम थे, मतलब कॉस्ट बुक में ज़्यादा थे, इसलिए घट गया। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेंशियल बुक को आधार माना। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, जब कोई चीज़ फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे तो फाइनेंशियल बुक के जैसा चलेगा, कॉस्ट बुक को आधार मानेंगे तो कॉस्ट बुक के जैसा चलेगा। तो अगर कॉस्ट बुक को आधार माना था तो कम को कम, ज़्यादा को ज़्यादा कर देते थे, जो कॉस्ट बुक में होता था। फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे तो जो फाइनेंशियल बुक में कम होगा कम कर देंगे, जो ज़्यादा होगा ज़्यादा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ ये लागत लेखानुसार उपरिव्यय फाइनेंशियल बुक में कम थे, तो यहाँ ओवरहेड अंडर चार्ज लिख सकते हो, अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। तभी भी वही बात है। आगे बढ़ जाते हैं। वित्तीय लेखों में संचालक को फीस 2,000 रुपये। अब वित्तीय लेखों में संचालक को फीस 2,000 रुपये दिया गया, तो ये कल के नियम को अगर हम याद रखें तो ये तो खर्च है, घट जाता। लेकिन आज ये चीज़ क्या होगी? जुड़ जाएगी। डायरेक्टर फीस इन फाइनेंशियल बुक, और वो भी कितने रुपए दिया गया? 2,000। आगे फिर कह रहे हैं, एग्जैक्टली याद रखिएगा, वित्तीय लेखों में संचालक को फीस केवल एक पुस्तक में दिखा है और खर्च है तो हम घटा देते थे। यह हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सीधा उल्टा ही काम करना है आपको, यही ध्यान दीजिएगा। जो कल तक आप जोड़ते थे वो घटा देंगे, जो घटाते थे वो जोड़ देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए कंपनी ने 5,000 रुपये का प्रावधान आदेशित किया, तो प्रावधान घट जाते थे, खर्चे थे, हम जोड़ देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 5,000 रुपये का प्रावधान संदिग्ध ऋणों के लिए। आगे क्लियर? क्यों जुड़ा? क्योंकि फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को आधार माना है, तो जो चीज़ घटने वाली हुआ करती थी वो जुड़ जाएंगी, जो चीज़ जुड़ने वाली हुआ करती थी वो घट जाएंगी। वर्ष भर कार्य नई फैक्ट्री में हुआ तथा खर्च 30,000 रुपये का रहा, और वित्तीय लेखों में 6 माह का वार्षिक दर से हरास भी घाटा था, घटा देते थे, तो यहाँ हम जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना? 6 माह का 5% वार्षिक, 30,000 रुपये खर्च रहा, 5% वार्षिक और 6 महीने का। ठीक, 30,000 का 5% वार्षिक और 6 महीने का 750 रुपये डेप्रिसिएशन। घटाते, लेकिन तब जब कॉस्ट बुक को आधार मानते। यहाँ हमने किसको आधार माना? फाइनेंशियल बुक को, इसलिए जोड़ दिया गया। आगे बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज, ये तो आय होती है, तो जब कॉस्ट बुक को आधार मानते थे तो जोड़ते थे, तो जब फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे तो घटा देंगे। ठीक है, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट,
बैंक जमा पर ब्याज, और वो भी कितने रुपए? 360 रुपये। आगे, वर्ष में हस्तांतरण फीस, मैंने बताया था अंशों पर हस्तांतरण फीस प्राप्त होती है, वो हमारी आय होती है। तो अभी तक आय को हम जब कॉस्ट बुक को आधार मानते थे तो आय जोड़ते थे, तो जब फाइनेंशियल बुक को आधार मानते हैं तो आय क्या करते हैं? घटा देते हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था जब कॉस्ट बुक को आधार मानेंगे तो जो नियम है, जब फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे तो वही नियम पलट जाएंगे, जुड़ने वाली चीज़ घट जाएगी और घटने वाली चीज़ जुड़ जाएगी। ट्रांसफ़र फीस 1000 रुपये। आगे, आयकर के लिए प्रावधान 15,000 रुपये। आयकर तो खर्च है, घट जाता था, जुड़ जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 15,000 रुपये। ठीक, चलिए देखते हैं। 2,000, 5,000, 750, 15,000, ये आ गया 22,750। ठीक, तो 49,750 जुड़ जाएगा, 22,750 में आ जाएगा 72,500। घटने वाला 1,500, 360 और 1,000, 2,860। 72,500 से घट जाएगा तो 69,640 रुपये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। 69,640 यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। मतलब किसी एक को आधार मानकर चलेंगे और दूसरे बुक का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। हमने कॉस्ट बुक को आधार माना होता तब यही चीज़ें उलट जाती, जो घटा है वो जुड़ जाता और जो जुड़ा है वो घट जाता। लेकिन क्यों नहीं माना आधार? क्योंकि कॉस्ट बुक का प्रॉफिट नहीं दिया था, क्वेश्चन में दिया था केवल किस बुक का प्रॉफिट? फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया था। चलिए इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। बिल्कुल इसी नियम पर है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। एग्जैक्टली इसी नियम का क्वेश्चन है, आपकी तैयारियों को वो और पुख्ता कर देगा। ठीक, आपकी तैयारियों को और पुख्ता कर देगा। ठीक, इलस्ट्रेशन 3 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उन्हीं मानकों पर है, वही चीज़ें दी गई हैं। तो फिर से हम फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट हमें ढूंढना होगा। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ठीक, देखिएगा दिया है, दी गई सूचनाओं के अनुसार लागत लेखों के अनुसार लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। दिया क्या गया है? वित्तीय लेखों के अनुसार हानि 4,000 रुपये थी, तो यहाँ प्रॉफिट के बजाय हम क्या लिखेंगे? नेट लॉस, और यहाँ लिख देंगे माइनस में। कितने रुपए हानि थी? 4,000 रुपये। खैर क्वेश्चन क्या दिया, पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं फिर आपके लिए लेके आते हैं। दी गई सूचनाओं के अनुसार लागत लेखों के अनुसार लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। वित्तीय लेखों के अनुसार हानि 4,000 रुपये थी। कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में 9,000 रुपये कम वसूल किए गए। कार्यालय व वित्तीय लेखों में 1,500 रुपये से कम लिखे गए। ह्रास को लागत लेखों में 1,000 रुपये अधिक दिखाया गया। वर्ष के दौरान विनियोगों पर 500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ और अंशों के हस्तांतरण के पंजीयन के लिए वर्ष में 120 रुपये हस्तांतरण फीस प्राप्त हुई। पूरी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन सूचना हमें मिली केवल और केवल किसकी है? फाइनेंशियल बुक की सूचना मिली है। तो फाइनेंशियल बुक को आधार मानेंगे और कॉस्ट बुक के परिणाम को ढूंढेंगे।
तो मैंने फाइनेंशियल बुक को आधार मान लिया। नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक 4000 रुपये। अब कुछ चीज़ें जुड़नी है और कुछ चीज़ें घट जानी है और चलना है एकदम उल्टा। जब हम कॉस्ट बुक को आधार मानते थे, एग्जैक्टली रूल आप एक याद रखिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाइएगा। आप एक ही रूल याद रखिए कॉस्ट बुक का और उसी के आधार पर आप बदल दीजिएगा। जो चीज़ें जुड़ती हैं घटा दीजिएगा, जो चीज़ें घटती हैं वो जोड़ दीजिएगा। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर लागत लेखों के अनुसार लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। तो वित्तीय लेखों के अनुसार हानि 4000 रुपये। फिर आगे कहा गया है कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में 9000 रुपये कम वसूल किए गए। तो पहले पुराना नियम यह था कि जो चीज़ें लागत लेखों में कम लिखी जाती थी उन्हें हम घटा देते थे और लागत लेखों में ज़्यादा लिखी जाती थी तो जोड़ देते थे। लेकिन अब यहाँ उल्टा चलना है, तो कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में कम वसूल किए गए हैं तो जोड़ देंगे। ठीक, कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज, नहीं अंडर चार्ज, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, और वो भी कितने रुपए अंडर चार्ज किया गया? 9000 रुपये। तो मैंने आपको क्लियर कट नियम बताया है कि जो चीज़ें कॉस्ट बुक में जुड़ा करती थी वो घट जाएंगी, जो घटा करती थी वो जुड़ जाएंगी। तो कॉस्ट बुक का नियम क्या था? कम को कम करते थे और ज़्यादा को ज़्यादा करते थे। तो यहाँ नियम आया कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में कम वसूल किए गए, मतलब अगर हम पुराने नियमों पे रहते तो घट जाना चाहिए था, यहाँ हम उसे जोड़ देंगे। ठीक उल्टा करना है। फिर कह रहे हैं कार्यालय व वित्तीय लेखों में कम लिखे गए। आपको कन्फ्यूजन में डाला है यार, दो ही पुस्तकें हैं ना, कोई चीज़ एक जगह कम है तो दूसरी जगह वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहा यह गया कार्यालय व वित्तीय लेखों में 1500 रुपये से कम लिखे गए। तो अगर कार्यालय व वित्तीय लेखों में 1500 रुपये से कम लिखे गए तो मतलब इसका कॉस्ट बुक में वो ज़्यादा लिखे गए हैं। तो अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी गई है तो उसे यहाँ हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। उल्टा चलना है। ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, वो भी कितने रुपए ओवर चार्ज हुआ है? 1500। ठीक, 1500। ह्रास को लागत लेखों में 1000 रुपये अधिक दिखाया गया। ह्रास को लागत लेखों में 1000 रुपये अधिक दिखाया गया, कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखा था। तो यार सिंपल सी बात है, मैंने अभी कहा ना, जो चीज़ें कॉस्ट बुक में जैसा नियम बनता था उसका अपोजिट कर देना है। तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखाया गया था तो वहाँ हम जोड़ते, यहाँ हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक कितने रुपए? 1000। आगे वर्ष के दौरान विनियोगों पर ब्याज प्राप्त हुआ। तो विनियोगों पर ब्याज प्राप्त हुआ, ये तो आय है, आय जुड़ा करती थी, घट जाएगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो भी कितना? 500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। आगे अंशों के हस्तांतरण के पंजीयन के लिए वर्ष में 120 रुपये की हस्तांतरण फीस प्राप्त हुई। ट्रांसफ़र फीस भी आय होती है, ये जुड़ा करती थी अगर कॉस्ट बुक को आधार मानते थे। तो फाइनेंशियल बुक को आधार माने हैं तो घटा देंगे ट्रांसफ़र फी। ठीक, ट्रांसफ़र फीस, और वो भी कितने रुपए? 120 रुपये। चलिए, तो ये 9000 जुड़ गया। तो जब ये 9000 जुड़ गया, 4000 ये माइनस हो गया, तो मतलब ये कितना बच के आया? 5000 रुपये। अब फिर से ये घटाने वाला हो गया, 2500, 3000, 3120 घट जाएगा। तो 5000 में से 3120 घट जाएगा तो 1880 नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। क्लियर भाई? देखिए ये माइनस में था ना और ये प्लस में था, तो माइनस और प्लस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा प्लस है, और फिर ये सब माइनस में है तो फिर से घट जाएंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम आते हैं इलस्ट्रेशन 4 पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले इसे क्लियर कर देते हैं। अब एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
अब दोनों बुकों की सूचना होगी या उसमें कुछ कंपैरिजन करना होगा हमें, किसी एक को आधार मानेंगे और दूसरे को हम पाएंगे। ठीक, तो ये रहा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4। देखिएगा, लागत लेखों के अनुसार लाभ 1,50,000। अब कॉस्ट बुक को आधार माना गया। अब सीधा नियम चलेगा। ठीक, मतलब वो फाइनेंशियल बुक को आधार मान के आपको सिखाना चाह रहे थे। तो लागत लेखों के अनुसार लाभ 1,50,000 रुपये है। लागत एवं वित्तीय लेखों की तुलना करने पर निम्न जानकारी प्राप्त हुई। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट 2 लिखा है। प्रारंभिक रहतिया, सामग्री का 10,000 रुपये कॉस्ट अकाउंट में, 15,000 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक, निर्मित माल 18,000 कॉस्ट अकाउंट, 16,000 फाइनेंशियल अकाउंट। अंतिम रहतिया, सामग्री का 12,000 रुपये कॉस्ट अकाउंट में और 13,000 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट में। निर्मित माल 20,000 कॉस्ट अकाउंट में और 17,000 रुपये फाइनेंशियल अकाउंट में। फिर आगे कह रहे हैं ब्याज अर्जित किया गया परंतु प्राप्त नहीं हुआ 10,000। अपलिखित किए गए प्रारंभिक व्यय 500 रुपये तथा ख्याति 1,500 रुपये। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त लाभांश 1,000। अप्रत्यक्ष व्यय वित्तीय लेखों में 80,000 रुपये वसूल किए गए परंतु लागत लेखों में 75,500 रुपये वसूल किए गए। समाधान विवरण तैयार करते हुए वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए, लागत लेखों के अनुसार लाभ 1,50,000। यहाँ लागत लेखों की सूचना दी गई है। फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट हमें प्राप्त करने होंगे। तो आइए, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक को हम आधार मानेंगे, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ चीज़ें घटेंगी और एट द एंड नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर? चलिए, तो हम एक एक चीज़ें यहाँ से निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट बुक की सूचना दी गई होगी और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को हमें ज्ञात करना होगा। तो लागत लेखों के अनुसार 1,50,000 रुपये का लाभ था। 1,50,000 रुपये का लाभ था। अब कुछ चीज़ें जुड़ेंगी और कुछ चीज़ें घटेंगी। देखिएगा, प्रारंभिक रहतिया, यहाँ तुलना करना है। कॉस्ट बुक की भी सूचना है और फाइनेंशियल बुक की भी सूचना है, कंपैरिजन कर लीजिएगा। मटेरियल कॉस्ट बुक में लिखा है 10,000 और फाइनेंशियल बुक में लिखा है 15,000। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग तो सीधा चलता है ना, तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है। और हमने नियम पढ़ाया है कि अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में कम है तो घटा देते हैं और कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो जोड़ देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक। कितने रुपए अंडर चार्ज है? 5,000, घटा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ गए हम फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स लिखा है कॉस्ट बुक में 18,000, फाइनेंशियल बुक में 16,000, तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है 2,000। ओपनिंग है, ज़्यादा को ज़्यादा कर देंगे और कम को कम कर देंगे। मैंने क्लियर कट नियम बताया कि अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है तो जोड़ देंगे, अगर फाइनेंशियल कॉस्ट बुक में कम लिखी है तो घटा देंगे। ओपनिंग स्टॉक बशर्ते हो तो, ओपनिंग स्टॉक या अन्य कोई भी नियम हो, बस क्लोजिंग स्टॉक ना हो। तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है तो कम कर देंगे, ज़्यादा लिखा है तो ज़्यादा कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट बुक में कम लिखा था इसलिए हमने घटा दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है इसलिए जोड़ देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, वो भी कितना 2000। चलिए ये जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक की बारी आई। उल्टा, जहाँ कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक दिख जाए मतलब उल्टा नियम चलना है। कॉस्ट बुक में कम होगा तो जोड़ेंगे, कॉस्ट बुक में ज़्यादा होगा तो घटाएंगे। मटेरियल मतलब क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग डाल के 2 क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं। मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट बुक में 12,000 था, फाइनेंशियल बुक में 13,000, तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है। भाई कॉस्ट बुक में 12,000 लिखा है, फाइनेंशियल बुक में 13,000 लिखा है, तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है। तो कॉस्ट बुक में कम लिखा है तो उसे हम क्या कर देंगे, घटाते थे जोड़ देंगे, उल्टा चलेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, कितने रुपए अंडर चार्ज है, 1000, जोड़ दिया। क्लियर। निर्मित माल कॉस्ट बुक में लिखा है 20,000, फाइनेंशियल बुक में 17,000, तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है। तो चूंकि क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए उल्टा चलेगा। कॉस्ट बुक में ज़्यादा होता है तो घटा देंगे, कॉस्ट बुक में कम होता है तो जोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, कितने रुपए ओवर चार्ज लिखा है, 3000, घटा देंगे। तो पूरा नियम क्लियर हुआ। अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है तो जोड़ देते हैं, कॉस्ट बुक में कम लिखी है तो घटा देते हैं, सीधा सा नियम है। अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है तो जोड़ देते हैं और कॉस्ट बुक में कम लिखी है तो घटा देते हैं। ठीक। चलिए ओपनिंग स्टॉक के लिए यही नियम लगाते हैं, कम को कम करते हैं, ज़्यादा को ज़्यादा करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए नियम पलट देते हैं, कम को ज़्यादा कर देते हैं और ज़्यादा को कम कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी एक पुस्तक में देखें तो आय या लाभ होगा तो जोड़ देंगे, व्यय या हानि होगी तो घटा देंगे। और अगर दोनों पुस्तकों में ना दिखे तो कहीं नहीं दिखाएंगे। ब्याज अर्जित किया गया परंतु प्राप्त नहीं हुआ, तो कह रहे हैं ब्याज अर्जित किया गया है 10,000 रुपये लेकिन प्राप्त नहीं किया गया, तो मतलब ये फाइनेंशियल बुक में रहा होगा, कॉस्ट बुक में नहीं रहा होगा। तो ब्याज कमा लिया है मतलब इनकम है, इंटरेस्ट अर्न, कमाया है तो जुड़ जाएगा। आय जोड़ देते हैं, केवल एक बुक में दिखता है, या फाइनेंशियल बुक में दिखता है, कॉस्ट बुक में दिखता ही नहीं है। तो आय है तो जोड़ देंगे, व्यय या हानि है तो घटा देंगे। आगे बढ़ गए। अपलिखित किए गए, तो जो चीज़ें अपलिखित की जाती हैं वो हानियाँ होती हैं। अपलिखित किए गए, क्या क्या अपलिखित किया गया, प्रिलिमिनरी। और हानियाँ अगर अपलिखित होती हैं तो उसे हम घटा देंगे, क्योंकि केवल एक पुस्तक में है, फाइनेंशियल बुक में। प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी अपलिखित किया गया, वो भी कितने रुपए, 550 रुपये, घटा दिया। कोई दिक्कत? मैंने कहा ना, एक बुक में दिखा हो तो आय या लाभ हो तो जोड़ देंगे, व्यय या हानि हो तो घटा देंगे। फिर आगे लिखा है ख्याति भी अपलिखित किया गया, उसे भी घटा देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, जो भी चीज़ राइट ऑफ हो वो हानि है, घटा देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 1500। आगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त लाभांश, लाभांश तो आय होती है ना, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त लाभांश, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, आय है, जोड़ देंगे। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लाभांश, जोड़ देंगे। फिर आगे कहा गया अप्रत्यक्ष व्यय वित्तीय लेखों में 80,000 रुपये वसूल किए गए और लागत लेखों में 75,500। कह रहे हैं फाइनेंशियल बुक में है 80,000, कॉस्ट बुक में है 75,500, तो कॉस्ट बुक में 4,500 कम वसूल किया गया। तो अगर कोई चीज़ कॉस्ट बुक में कम वसूल की गई है तो उसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इनडायरेक्ट चार्ज, अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, तो जितना अंडर चार्ज है उसे घटा देंगे। ठीक। चलिए, तो 2 1 3 10 13,000,
ठीक। 2 1 3 10 13,000, तो यहाँ 1,50,000 में 13,000 जुड़ गया, 1,63,000। ठीक, चलिए यहाँ तो 5,000, 3,000, 550, 1,500, 4,500, 14,550 घटाने वाली चीज़ें मिल गई। तो 1,63,000 में से घटा देंगे तो 1,48,450, 1,48,450। भाई चेक कर लेते हैं फिर से, यहाँ जुड़ने वाला कितना है, 2 1 3, ओ डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई हमने लिखा नहीं। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है, 1,000, हमने अमाउंट नहीं लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, 14,000, तो 1,64,000 हो जाएगा। अब उससे घटा दीजिए, तो 1,64,000 में से 14,550 घटा देते हैं तो 1,49,450, 1,49,450। ठीक, ये निकल के आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से नए नियमों की ओर आपको ले चलेंगे, थोड़ा सा इशारा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, बेशक आपको क्लास थोड़ी सी छोटी लगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, फिर हम अगले नियमों की ओर आपको ले चलेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए नियम के साथ फिर से मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।